एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। इससे जो पहले की क्लास थी उसमें हमने जाना ब्लड क्या है, रक्त क्या है, रुधिर क्या है। जैसे हम पिछली जो क्लास है उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था जो रक्त है, ब्लड है, इसका रंग कैसा होता है? लाल रक्त कैसा होता है? रेड होता है। ये रेड क्यों होता है हमने ये भी जाना। ये रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो पिगमेंट होते हैं। इसके अंदर जो हीम है वो किसका काम करता है? आयरन। एक क्या है? आयरन एक मेटल है। इसके अंदर जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ट्री हैं, वृक्ष हैं, उन पर जो उनके लीफ होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, वो उनका जो कलर होता है वो हरा होता है। वो भी किसी पिगमेंट के कारण होता है। उसके लिए जो जिम्मेदार होता है पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। उसके कारण उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगर हम उसी से ही एग्जांपल लें तो जो उनकी जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, यानी वो कलरलेस होती हैं, यानी उनके अंदर कोई भी पिगमेंट कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो कोई भी अगर साइंस में कोई भी कलर होगा, अगर हम बायो की स्पेशली बायो की बात करेंगे तो उसमें अगर कोई भी कलर होगा तो उसके लिए कोई ना कोई पिगमेंट जरूर जिम्मेदार होगा। फिर हमने जाना था जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू को हमने जाना। ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। अगर हम यहीं से क्वेश्चन निकालें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे एसएससी भी पूछ चुकी है। 2010 और 11 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। और पीएच मान आपने जाना था पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू होती है। और जो पीएच मान है 7.4 है। इससे अगर पीएच वैल्यू कम होती है, अगर पीएच वैल्यू 7.4 से ब्लड की पीएच वैल्यू लेस होती है, ये डिक्रीज होती है, मान के चले 7.2 होती है या 6 होती है, तो जो हमारा ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? उसके अंदर कैसा हो जाएगा? जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। हम मान लेते हैं, अक्सर हम बोलचाल की भाषा में ये समझते हैं कि खून का पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर इसकी पीएच वैल्यू 7.4 से इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ये कैसा हो जाएगा? मान के चलो इसकी वैल्यू 8 होती है, ये कैसा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा बेसिक नेचर का। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी 7.4 से तो रक्त के अंदर ही क्या हो जाएगा? क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी रक्त का थक्का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं, ये तो हमने पिछली क्लास का ओवरव्यू लिया था। आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी जो क्लास है उसका कुछ पैटर्न आपके समक्ष बताते हैं। कैसा पैटर्न रहेगा, हम कैसे इस क्लास को पढ़ेंगे। पहले तो हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम इसके फैक्ट यानी इसकी जो थ्योरी है उसको जानेंगे। इसके अंदर किस कौन कौन से फैक्ट हैं, कैसे कैसे है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस क्लास का। सेकंड, इस क्लास के अंदर अगर कोई मैप है तो हम फिर मैप पर आएंगे। और थर्ड जो स्टेप होगा, हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे गए हैं, या आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर एग्जाम हैं उनके अंदर क्वेश्चन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन तीनों, अगर हम तीनों स्टेप से चलते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो एक अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर हमें कोई भी समस्या नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। और एक और बात है, जो जीएस है, जीएस के अंदर कोई भी लेवल नहीं होता है। और हमने ये पीछे जो हमारा हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें हमने ये देखा था, जीएस और बाकी उसके अंदर जो हवा हल्ला मचा था वो ज्यादातर जीएस और मैथ के लिए मचा था। तो क्या वो हवा हल्ला जो मचा था वहां जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वहां किसी ने लिख दिया था मेरे लेवल से बाहर है जी, मैं तो आंसर नहीं दे सकता।
तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा जाता है। आपने बिल्कुल लो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक जाना होता है। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है मेरे लेवल का है या नहीं है, मैं इसे पढ़ूं ना पढ़ूं। ये खामखा आपके दिमाग के अंदर एक बात फिट कर दी गई है कि आपके लेवल का है या आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एक टॉपिक अच्छे से तैयार करना चाहिए, उससे फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो हम क्विकली अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हम बात कर रहे थे ब्लड के ऊपर, रक्त के ऊपर हमने बात की थी। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड को अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट के अंदर, ब्लड को हम दो भागों के अंदर बांटे। पहला अगर हम इसको डिवाइड करते हैं लिक्विड पार्ट के अंदर, सेकंड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सॉलिड, यानी कि हम इसको ठोस भाग के अंदर और इसको तरल भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे हम मैटर ऑफ स्टेट्स की बात करें, अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो नॉर्मली आप पढ़ते होंगे जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर पूछा जाए तो अगर हम आधुनिक उसकी मॉडर्न उसकी बात करते हैं तो मैटर ऑफ स्टेट्स कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। यहां मैटर ऑफ स्टेट कितनी टाइप की? 3 नहीं है, कितनी टाइप की है? 5 टाइप की हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को पता है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ मैटर ऑफ स्टेट्स की, अगर फोर्थ अवस्था की हम बात करते हैं तो फोर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। फोर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अरे ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा अलग होता है। इसके बाद हम 5 की बात करते हैं तो बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन, ये फिफ्थ स्टेट होती है। तो मैटर जो है पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ हम उस बात पर नहीं जाते हैं, यहाँ ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जो लिक्विड है और इसका जो ठोस वाला हिस्सा है। अगर हम बात करें लिक्विड, आपसे पूछा जाए ब्लड में लिक्विड कितने प्रतिशत पाया जाता है तो कितने पाया जाता है? 55% लिक्विड पाया जाता है। और हम सॉलिड की बात करते हैं तो 45% क्या पाया जाता है? सॉलिड। 55% क्या है? लिक्विड है, 45% क्या है? ठोस है। अगर हम इसमें भी बात करते हैं, फिर जो लिक्विड है इसका जो 55% है ये क्या होता है? ये होता है प्लाज्मा। ये अलग प्लाज्मा है, ये ब्लड वाला प्लाज्मा है, ये मैटर वाला प्लाज्मा नहीं है, पदार्थ वाला। अगर हम बात करते हैं सॉलिड, तो इस सॉलिड के अंदर बेसिकली 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहले को बोला जाता है आरबीसी, फिर है डब्ल्यूबीसी और थर्ड को बोला जाता है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करते हैं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिका या कणिका, बात एक ही है। लाल रक्त, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, हम कणिका लिख देते हैं। इसके बाद बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर? इसको बोला जाता है बिंबाणु। इसको क्या नाम दिया जाता है? बिंबाणु। इसको नाम दिया जाता है बिंबाणु। अब हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हमने केवल ये पढ़ा है, इसी से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। प्रीवियस ईयर एसएससी की हम पहले बात करते हैं। एसएससी 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है। और ऑप्शन के अंदर 55 भी था, 45 भी था और 60 भी था। तो आपका आंसर क्या होगा? 55 यानी 55% ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया था
HSSC ने भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। HSSC ने भी जो हरियाणा के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है कि जो ब्लड के अंदर है वो लिक्विड कितने प्रतिशत है, तो वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, 55% है। आपने बहुत सारी किताबें हैं उसके अंदर गलत दिया मिलेगा, उसके अंदर ये है 45 है, इसको गलत दिया है, तो आपने याद रखना है 55, 55 और 45% ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहां से क्या पूछा गया था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि बिंबाणु किसे कहा जाता है, किसे बिंबाणु किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है, बिंबाणु बोला जाता है। एक पूछा गया था रुधिराणु, रुधिराणु क्या होता है, रुधिराणु क्या है, क्वेश्चन था रुधिराणु, रुधिराणु क्या है, और ऑप्शन के अंदर दिया गया था WBC है, RBC है, या प्लेटलेट्स है, या ये सभी हैं, बहुत सभी ऑप्शन भी था, ऑल ऑप्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए रुधिराणु क्या है, तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स सभी को, इन तीनों का नाम क्या दिया जाता है, इन तीनों को बोला जाता है रुधिराणु। इन तीनों का नाम अगर आपसे अकेले एक एक क्या अगर आपसे पूछता है RBC, तो आपको रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। अगर आपसे पूछा WBC तो व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स पूछता है तो इसका नाम बिंबाणु होता है हिंदी के अंदर। अगर इन तीनों की बात करता है वो, तो तीनों का नाम क्या होता है, तीनों को बोला जाता है रुधिराणु। तीनों का नाम क्या है, रुधिराणु। अब हमारे यहाँ से ये जो है एक छोटा सा है, इससे हमने ये बताया आपसे पहले क्या है, फिर हमने इसके क्वेश्चन निकाले यहाँ से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा को, इसका जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे RBC, WBC और फिर देन प्लेटलेट्स पर कि बिंबाणु है क्या। बड़ा अजीब हा नाम है बिंबाणु। प्लेटलेट्स तो आता है समझ में, लेकिन बिंबाणु अजीब है। चलो जैसा भी है पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा ये लिक्विड पार्ट होता है। इस लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें, इसका 90 से 92%, 90 से 92% क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। पहले हम इसके जान लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। 90 से 92% इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। अरे जब है ही लिक्विड तो पानी तो जरूर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7 से 9%, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर हम बात करते हैं 0 से 0.9%, इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये लवण होता है। इसके अंदर क्या होता है, लवण होता है। अगर हम 0.1% की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का आपको सूत्र है, वो रासायनिक फॉर्मूला है, वो याद रखना बेहद आवश्यक है, जिसे हम जानते हैं C6H12O6 के नाम से। ये ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो ये तो हमने जाना कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है भाई, 90 से 92% उसके अंदर पानी होता है। आगे हम जान लेते हैं जो प्लाज्मा है उसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं क्या क्या है। प्लाज्मा का जो रंग है, प्लाज्मा का रंग अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, यानी कि लाइट येलो होता है। कैसा होता है, हल्का पीला, लाइट येलो। अब ये लाइट येलो होता क्यों है, पहले हम इसी बात को जानेंगे। प्लाज्मा का रंग हल्का
पीला होता है और लाइट येलो होता क्यों है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी बात को पढ़ा था, अगर बायो के अंदर कोई भी कलर आएगा, किसी भी कलर की बात होगी, तो वो कोई ना कोई पिगमेंट, उसके लिए कोई ना कोई वर्णक जिम्मेदार होगा। तो जाहिर ही बात है, अगर इसका रंग पीला है तो इसके लिए कोई ना कोई पिगमेंट तो जिम्मेदार होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, उसमें आपको जैसे कोई कट लग गया आपको, तो उसमें से रक्त आप निकला है, रक्त निकलने के बाद कुछ देर बाद वहाँ क्या हो जाता है, जैसे आपने वहाँ रक्त की क्लोटिंग हुई, थक्का बना, तो कुछ देर के बाद जहाँ वो थक्का बनता है उसके आसपास क्या है, एक पीली सी परत हो जाती है। वो जो पीली सी परत होती है, हल्की पीली सी, वो क्या है, वही प्लाज्मा है, उसी के कारण वो परत बनती है। आगे हम जानेंगे ब्लड क्लोटिंग किस कारण होती है, लेकिन हमने केवल ये जानना है यहाँ हल्का पीला रंग क्यों होता है। इसके लिए कोई ना कोई पिगमेंट जिम्मेदार होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पिगमेंट जिम्मेदार होता है बिलीरुबिन। इसके लिए पिगमेंट जिम्मेदार होता है बिलीरुबिन। सेम नाम इंग्लिश है, सेम नाम हिंदी है, बात एक ही है। इसके लिए ये क्या करता है, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, बिलीरुबिन जो पिगमेंट है, ये बनता कहाँ है, ये बनता है हमारे लीवर में, यानी कि ये यकृत में इसका फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा कलर देता है, ये लाइट येलो कलर देता है। इसी के कारण इसका कैसा रंग हो जाता है, हल्का पीला रंग हो जाता है। अब आपने कभी न कभी आस पड़ोस में या आपको भी हुआ हो, आपने ये सुना होगा पीलिया हो गया है, यानी खून पीला हो गया है, या पीलिया हो गया, चेहरा पीला हो गया है। वो पीलिया रंग, जो पीलिया रोग होता है, वो होता क्यों है, किस कारण होता है, वो इसी कारण होता है जब बिलीरुबिन जो पिगमेंट है, वर्णक है, इसको अक्षस मात्रा के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर अगर यकृत यानी कि जो हमारा लीवर है वो इसको ज्यादा बना दे, और ज्यादा बढ़ने के बाद जाहिर बात है वो खून के अंदर फैलेगा, क्योंकि प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, वो इसके अंदर फैलेगा। तो ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये किस रोग का रूप ले लेता है, जिससे हम पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार क्या होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट जिम्मेदार होता है। वो अलग बात है, आप इसके लिए कहीं किसी तालाब में स्नान करने जाते हो या किसी और जगह दवाई लेने जाते हो, वो अलग बात है। ठीक करने के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। किसी जोड़ में नहाने जाते हो, वो एक अलग बात हो जाती है। आगे एक और पिगमेंट बनता है जिसे हम जानते हैं बिलीवर्डिन के नाम से, जिसे हम जानते हैं बिलीवर्डिन के नाम से। सेम इंग्लिश और हिंदी सेम है। ये जो बिलीवर्डिन है, ये कैसा कलर देता है, ये देता है ग्रीन कलर देता है। ये कैसा जो कलर देगा, ये देगा लाइट येलो, ये कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। तो मैं आशा कर सकता हूं आपको इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, और हल्का पीला किस कारण होता है, उसके लिए कोई न कोई पिगमेंट जिम्मेदार होता है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो वाटर है, इसका 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। फिर अगर हम बात करते हैं 7 से 9% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन इसके अंदर होता है थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिन, एक होता है फाइब्रोजीन, एक होता है ग्लोबुलिन। ये इसके अंदर बेसिकली प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, जो 7 से 9% इसका जो पार्ट पाया जाता है, तो आपसे इसमें से जो अगर बात करें हम क्वेश्चन की, आपसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है फाइब्रोजीन जो प्रोटीन होता है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम देखा जाए तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। जो आपके अंदर रक्त में जो क्लोटिंग होती है, अगर प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोजीन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से अगर हम बात करते हैं
प्लाज्मा में से अगर निकाल दिया जाए फाइब्रोजीन प्रोटीन को, तो बचे हुआ जो पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सीरम। उसे क्या नाम दिया जाता है? सीरम। उसे नाम दिया जाता है सीरम। और सीरम जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? सीरम हमेशा जिम्मेदार है रक्त का थक्का, ब्लड की क्लोटिंग ना बढ़ने के लिए। यानी अगर प्लाज्मा में फाइब्रोजीन प्रोटीन नहीं होगा तो जाहिर ही बात है सीरम हो जाएगा, और सीरम क्या है? उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी अब ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? सीरम, जिसके अंदर फाइब्रोजीन प्रोटीन को लेस कर दिया जाता है। अगर हम आगे और बात करते हैं तो जो प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा में से आरबीसी को माइनस कर दिया जाए, अगर ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? बचा हुआ पार्ट ही प्लाज्मा कहलाता है। बचा हुआ पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्यों कहलाता है? प्लाज्मा इस कारण है क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल क्या है? रक्त को लाल रंग दे रही है। अब ये रक्त को लाल रंग इससे अगर माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। यानी अगर आरबीसी को निकाल दिया जाए, आरबीसी को रक्त से निकाल दिया जाए, तो जो पार्ट बच जाता है वो पार्ट क्या कहलाता है? वो पार्ट ही प्लाज्मा कहलाता है। यानी अब इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का पीला इसका रंग हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा से इसका अगर क्वेश्चन यहाँ से अगर हम निकालें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से अगर हम निकालते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन की, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके रंग के ऊपर। रंग कैसा है? हमने पढ़ा इसका रंग कैसा है? हल्का पीला इसका रंग है, लाइट येलो इसका रंग है। सेकंड जो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा, पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो प्लाज्मा है तो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है, वाटर कितना है? जो पानी का प्रतिशत है वो कितना है? कहीं कहीं इसका जो प्रतिशत दिया होता है, कहीं इसको 90% दिया होता है, कहीं इसको 92% दिया होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए, एग्जाम के अंदर आ जाए 90% 90, तो आपका आंसर होगा 90। अगर आ जाए 92 तो आंसर होगा 92। अगर दोनों ही पूछ लिए जाए, दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो आपका आंसर होगा बोथ वाला। अगर बात करें जी बोथ ऑप्शन हो ही ना, अभी बात हो बोथ ऑप्शन हो ही ना, तब आपका आंसर क्या होगा? 90% आपका आंसर होगा। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ सीरम से लेकर, सीरम क्या है? तो आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ा सीरम हो क्या है, क्या होता है? फाइब्रोजीन प्रोटीन को प्लाज्मा में से अगर माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और सीरम किसके लिए जिम्मेदार है? ब्लड की क्लोटिंग न करने के लिए। और इसी से एक क्वेश्चन आता है हिपेरिन का, ब्लड रक्त का नए थक्का जमने के लिए जिम्मेदार क्या है? हिपेरिन। वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के नाम पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ से नहीं पूछा जाता। अब की जो क्लास थी उसमें हमने जाना जो प्लाज्मा है वो क्या है, उसका रंग के बारे में हमने जाना। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे आरबीसी के बारे में, और उस आरबीसी में हम ये भी जानेंगे कि आरबीसी बनती कहाँ है। अक्सर आपने सुना होगा जो आरबीसी है वो बोन मैरो के अंदर उनका फॉर्मेशन होता है, बनती हैं। लेकिन बोन मैरो होता क्या है? जो फिल्मों में आपने देखा क्या वही बोन मैरो है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोन मैरो अलग होता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भी पाया जाता है, उस लिक्विड पर भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके लिए जो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार जो फैक्ट आपके लिए उस क्लास में होगा, उसके अंदर आप ये जानेंगे कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर सबसे पहले कौन से अंग का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे पहले जाइगोट के बाद बच्चे में सबसे पहले बनने वाला अंग कौन सा होता है। तो इसके लिए मिलते हैं, इन सभी बातों के आंसर के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।